जय हिंद। मैं सीवी कुमार पुनः आप सबों का चाणक्य कॉम्पिटिटिव रिसर्च सेंटर पे अभिनंदन करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वह भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो संसदीय लोकतंत्र है उस पे हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबों को यह पता है कि भारतीय संसदीय व्यवस्था, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। यह शब्द आपको थोड़ा सा आश्चर्य लगा होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में प्राचीन काल से ही कई ऐसे साक्ष्य उपलब्ध हैं, कई ऐसे बड़े बड़े ग्रंथों में इसका जिक्र है कि यहाँ के जो राजा होते थे उन्हें भी मंत्रिमंडल हुआ करता था। वे भी अपने निर्णय आपस में मंत्रिमंडल के विचार विमर्श से लिया करते थे। उनका भी एक सभा होता था, एक असेंबली होता था जिसमें हर तरह का निर्णय लिए जाते थे, जिसका वर्णन चाणक्य का लिखा हुआ अर्थशास्त्र में है। और भी बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हमारे पास एविडेंस के रूप में एथेंटिक ग्रंथ्स हैं, एथेंटिक बुक्स हैं, जिससे यह साबित होता है कि भारत में प्राचीन काल से ही लोकतांत्रिक परंपरा रही होगी। प्राचीन काल की जो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक परंपरा का जहाँ से साक्ष्य मिले हैं वो लिच्छवी गणराज्य में मिले हैं, वैशाली में, जो बिहार की धरती है। और यह भारतीय इतिहास का, प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में दुनिया ने इसे माना है। लेकिन चूँकि एक कॉम्पिटिटिव व्यू के रूप में, जो हमें चूँकि कॉम्पिटिटिव व्यू को दृष्टि में रखना है, इसलिए हमें इस बात को मानने में कहीं भी कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए कि भारत में जो संसदीय प्रणाली है वह ब्रिटेन से ली गई है। इसके बाद हम यह देखते हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली, भारत में संसद के कितने अंग हैं। तो इसका जवाब है कि भारत में संसद के 3 अंग हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। तो राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट भारत के सर्वोच्च अंग के रूप में, संसद के सर्वोच्च अंग हैं, उनके द्वारा, चाहे लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा कोई भी विधायिका, कोई भी विधेयक जब पास किया जाता है तो जब तक वो राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा पारित न किया गया हो, तब तक बिना राष्ट्रपति की अनुमति पे कोई भी विधान, कोई भी कानून मान्य नहीं हो सकता। अतः राष्ट्रपति का कुछ ऐसे विशेषाधिकार हैं जो भारतीय संसदीय प्रणाली का उन्हें प्रधान बनाता है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वर्ष के प्रारंभ में दोनों ही सदनों का बैठक बुलाना, राज्यसभा और लोकसभा का बैठक बुलाना। दूसरा, यदि सदन किसी भी कारण से नहीं चल रहा हो तो कानून को अध्यादेश जारी करना, अमेंडमेंट अध्यादेश जारी करना, यह भी अधिकार राष्ट्रपति का होता है। साथ में बहुत सारे ऐसे लेजिस्लेटर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का महत्वपूर्ण अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। इसीलिए इन्हें संवैधानिक प्रमुख भी कहा जाता है। अब हम चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति के बाद जो संसद का उच्च सदन है वह राज्यसभा है। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है और इसे काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं। यह, जैसा कि आप नाम से ही आपको पता होगा कि राज्यसभा मतलब राज्य के विधानमंडलों के द्वारा जो निर्वाचित मेंबर्स हैं
एमएलए के द्वारा यह अनुपातिक मत पद्धति के द्वारा इसके सदस्यों का चुनाव किया जाता है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत की राज्यसभा में अधिकतम 250 मेंबर्स हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 245 मेंबर्स चुने जाते हैं, जिसमें 238 मेंबर्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा चुने जा सकते हैं, और जो बचे हुए 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें मनोनीत किया जाता है। साहित्य, कला या विज्ञान के क्षेत्र में जो अपना पूरे देश भर में बहुमूल्य योगदान देते हैं उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। यह बुद्धिजीवियों की सभा, असेंबली ऑफ इंटेलेक्चुअल्स भी इसे हम लोग कहते हैं। तो हमने देखा कि राज्यसभा के मेंबर्स का जो चुनाव होता है वह राज्यों के विधानमंडलों के चुने हुए सदस्यों के द्वारा अनुपातिक मत पद्धति से किया जाता है। अब हम लोग जो निचले सदन है, निम्न सदन, जिसको हम लोकसभा कहते हैं, जिसको हम हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, मतलब लोगों की सभा, लोकसभा सामान्य सी भाषा में, इसका जो चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, यह लोगों के द्वारा होता है, पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा होता है, सिटीजन ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। और इसका जो चुनाव का प्रक्रिया है उसको हम वयस्क मताधिकार कहते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। वयस्क मताधिकार का अर्थ 18 वर्ष से ऊपर के आयु के सभी लोग इस मताधिकार में भाग ले सकते हैं और लोकसभा के मेंबर्स का चुनाव कर सकते हैं। वर्तमान भारत में लोकसभा के अधिकतम 552 मेंबर्स को का स्थान दिया गया है, जिसमें अधिकतम जो मेंबर्स होते हैं वह 530 राज्यों से चुने जाते हैं। 20 ऐसे हैं जो केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं, और 2 मेंबर्स पहले हुआ करते थे जो एंग्लो इंडियन मेंबर्स हुआ करते थे। ऐसे अंग्रेज जो भारतीय हों उनको मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन हाल ही में जो वर्तमान भारत सरकार है उसके द्वारा, जहाँ तक हमें प्राप्त जानकारी के हमारी जानकारी के अनुसार, उस 2 जो एंग्लो इंडियन जो मेंबर्स मनोनीत किए जाते थे उसको समाप्त कर दिया गया, यानी उस सिस्टम को लगभग रद्द कर दिया गया है। अब आगे आप लोग भी इस पर रिसर्च कर लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग राज्यसभा और लोकसभा के क्षेत्राधिकार की ओर। जैसा कि आपको पता है, राज्यसभा और लोकसभा में विधायी शक्तियां लगभग बराबर है। किसी भी कानून को यदि लोकसभा में पास किया जाता है तो उसे राज्यसभा में भी पास करना जरूरी होता है, या किसी भी कानून को यदि राज्यसभा में ही पास किया जाता है या लोकसभा में ही पहले पास किया गया हो तो उसे राज्यसभा में पास करना जरूरी है। राज्यसभा में किया गया है तो लोकसभा में भी उसे पास करवाना जरूरी है। चाहे कानून की कई प्रक्रियाएं होती है, विधान की कई प्रक्रियाएं हैं, और उन प्रक्रियाओं के बारे में किसी और दिन चर्चा कर देंगे, विस्तृत जानकारी आप लोगों को देंगे। अभी वर्तमान में ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा जो कानून पारित किए जाते हैं
उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा जब अनुमोदित किया जाता है तब जाके वह कानून, वह विधान लागू होता है पूरे देश में। अब चर्चा यह है कि कुछ ऐसे अधिकार हैं जो इनका विशेष अधिकार है लोकसभा का, कुछ ऐसे अधिकार है जो राज्यसभा के विशेष अधिकार होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मनी बिल ऐसे बिल हैं जिसमें लोकसभा का वर्चस्व है, लोकसभा का विशेष अधिकार है कि कोई भी अगर मनी बिल लोकसभा में पारित किया जाता है तो उसे राज्यसभा को 14 दिनों तक ही उसको रोकने का अधिकार है, अन्यथा वह या तो स्वयं ही पारित माना जाएगा या तो राज्यसभा उसे अनुमोदित कर देते हैं। तो और भी ऐसा देखा गया है कि सिविल सर्विस से संबंधित या और भी कुछ ऐसे भी अधिकार हैं जो राज्यसभा को पहले हैं। जो भारत में जितने भी कुछ इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल में जो इंस्टीट्यूशन है उसके संबंध में कुछ राज्यसभा को भी विशेष अधिकार दिया गया है। इस पर भी एक दिन विशेष रूप से अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो इससे आप ये समझ गए होंगे कि राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, अब ये समझ लीजिए कि लोकसभा के मेंबर्स का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है और न्यूनतम उम्र सीमा उसकी 25 वर्ष होती है। लोकसभा में जाने के लिए आपको 25 वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा होनी चाहिए और इसके कार्यकाल 5 वर्ष होते हैं। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी हो, आपातकाल लगा हो तो उसका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है और ऐसा हुआ भी है देश में। राज्यसभा एक अस्थाई हाउस है जहां जिसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। इसके 1/3 सदस्य जो हैं हर 2 वर्षों पर जो है रिटायर हो जाते हैं और उसके जगह पे पुनः जो है नए सदस्य आ जाते हैं। इसके सदस्यों का कार्यभार लगभग 6 वर्षों का होता है, बाकी यह अनवरत चलते रहता है। इसलिए यह जो सदन है वह अस्थाई सदन के रूप में जाना जाता है, उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। राज्यसभा बुद्धिजीवियों का सभा के रूप में भी जाना जाता है। तो ये सारी चीज़ें भारतीय संसदीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हर किसी को समझना चाहिए, चाहे छात्र हो, चाहे कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हो, चाहे आम लोग हों, क्योंकि हर किसी को संविधान की जानकारी ज़रूरी है। लगभग मेरे समझ से मस्ट है। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग यहीं तक रखते हैं और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आप लोगों से आज हम चर्चा करना चाहते हैं कि हालात जो है लगातार आप देख ही रहे हैं। कोरोना पेंडेमिक के कारण पूरा दुनिया इससे लगातार इफेक्टेड होते जा रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में भी कई ऐसे अस्पताल का, चाहे जो मशीनरी का, जो गवर्नमेंट का मशीनरी है उस सब का जो है ऐसी स्थिति देखने को मिली जो पहले नहीं मिली थी, या काफ़ी दुखद हालात देखने को मिले। कहीं ऑक्सीजन के अभाव में रोगियों की मृत्यु, तो कहीं ऑक्सीजन की कमी। इस तरह से एक और आजकल कुछ खबर देखने को मिलती है कि डॉक्टर्स के साथ अभद्र व्यवहार किए गए हैं, कुछ पुलिस के साथ भी किए गए हैं। तो आपको मेरा एक बहुत बड़ा ये आग्रह है, मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप जानते हैं जिस प्रकार विश्व युद्ध में या किसी भी बैटल में या किसी भी लड़ाई में आर्मी या उस देश का सेना फ्रंट लाइन पे होता है और वो बम, तोप, गोले, यहाँ तक कि मिसाइल